Hello students, once again I am with you to discuss a new topic, continuing with that topic which was related to family business. So continuing with, as we know that family business means business run by the family members, and this includes many generation. It can be a first generation, second generation, or third generation, as we have discussed earlier. Today we are going to discuss about the challenges faced by the family business. There are so many challenges which are faced by the फैमिली बिज़नेस, लाइक कीपिंग द बिज़नेस टू द फैमिली. सबसे पहली बात है कि इस तरह के बिज़नेसेस जो हैं वो फैमिली के बीच में ही किए जाते हैं, और ये फैमिली मेम्बर्स की सहायता से चलाए जाते हैं, और बहुत कम आउटसाइडर्स की हेल्प जो है वो ली जाती है. और मैनेजमेंट के पदों पर जो आसीन रहते हैं वो आपके फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, यानी कि बाहरी टैलेंटेड लोग जो हैं यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं कर पाते, और ये जो डिसीज़न मेकिंग पावर है वो भी फैमिली मेम्बर्स के बीच में रहती है. इसलिए बिजनेस जो है फैमिली का वो फैमिली के मेम्बर्स के बीच में रहता है. द नेक्स्ट वन इज़ नॉट एबल टू अट्रैक्ट आउटसाइड टैलेंट. डेफिनेटली आउटसाइड टैलेंट, क्योंकि लोगों को पता है दोज पीपल हु आर वेरी टैलेंटेड इन देयर फील्ड, they never want to join such type of organization because the chances of promotion is very less in that type of organization. कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपको पता है आप टैलेंटेड हैं, आप अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन आप मैनेजमेंट के टॉप मैनेजमेंट के पद तक नहीं जा सकते, तो उस केस में जो लोग हैं वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना नहीं चाहते, बिकॉज हर एक चाहता है कि उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पाएँ. लेकिन इस तरह से आउटसाइड टैलेंट्स जो है उसको अट्रैक्ट करने में फैमिली बिजनेस जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाती. इसी तरह लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग फैमिली मेम्बर्स, कि कई बार जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको फैमिली बिजनेस संभालने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पर बीइंग ये फैमिली बिजनेस है, ये एक रेपुटेशन का सवाल है, तो जो फैमिली मेम्बर्स हैं दे हैव टू ज्वाइन देयर फैमिली बिजनेस, इसके कारण जो है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट इफ़ यू डू एनी वर्क देन यू कांट डू दैट वर्क विद फुल जील. तो आप अच्छे ढंग से काम नहीं कर सकते हैं, आप जील के साथ काम नहीं कर सकते हैं, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इफ़ेक्ट पड़ता है. तो ये भी एक चैलेंज रहता है. द नेक्स्ट वन इज़ कंपनसेशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स. डेफिनेटली इफ़ यू आर रनिंग योर बिजनेस देन द क्वेश्चन विल अराइज कि हाउ मैनी रेम्यूनरेशन, हाउ मच सैलरी यू रिक्वायर. तो ये कन्फ्लिक्ट रहता है कि अगर इफ़ यू अपॉइंट अ पर्सन, अगर आप एक बिज़नेस चलाते हैं, आप एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं, तो सबसे पहली बात वो यही पूछता है कि मुझे सैलरी कितनी दी जाएगी. लेकिन अगर आपका बिज़नेस है, आप अपना बिज़नेस कर रहे हो, तो आप खुद को नहीं बता पाओगे कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, कितने पर मंथ मिलेगी. तो कंपनसेशन फैमिली मेम्बर्स का कितना रहना है, इसका डिटर्मिनेशन करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये भी फैमिली मेम्बर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है. अगर फैमिली मेम्बर्स में भाई भाई काम कर रहे हैं आपस में, तो एक लेविशली स्पेंड कर रहा है, एक अच्छे से स्पेंड कर रहा है, और एक जो है वो सिर्फ बिज़नेस पे ही ध्यान दे रहा है, और वो ज़्यादा काम करते हुए भी ज़्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर रहा है. तो इस तरह के मतलब कन्फ्लिक्ट्स जो हैं फैमिली में आते हैं. नेक्स्ट है नेपोटिज़म. नेपोटिज़म वर्ड जो है अभी आपने सुना होगा, कंगना रनौत ने बहुत बोला है कि नेपोटिज़म में उन्होंने यही कहा है कि जो फैमिली के बच्चे होते हैं, जैसे लाइक अभिषेक बच्चन है, अमिताभ बच्चन के बेटे हैं अभिषेक बच्चन, तो उनके लिए एक एंट्री जो है बॉलीवुड में करना इजी रहता है. लेकिन एक जो आउटसाइडर आता है उसके लिए वो नेपोटिज्म का शिकार हो जाता है. मतलब कि जो उन्होंने एक अच्छी सी यश चोपड़ा के बेटे करण जौहर, ये सब लोग जो हैं उन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री को डेवलप कर रखा है उनके अकॉर्डिंगली, कंगना रनौत के अकॉर्डिंगली. आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दैट बॉलीवुड, और ये मैं एक नेपोटिज्म की बात कर रही हूँ कि जो शब्द आपने सुना है, तो उनके अकॉर्डिंगली कि ये जो फैमिली के बच्चे जो आगे आके एक्टर एक्ट्रेसेस बनते हैं, तो उनका एक ग्रुप तैयार है, और वो अपने वो ही बिज़नेस को संभालते हैं, और वो ही बॉलीवुड को संभाल रहे हैं, और नए आए लोगों के लिए वहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाता है. ठीक उसी प्रकार जब नेपोटिज्म की बात आती है, तो जो नया टैलेंटेड लोग हैं, जो आउटसाइडर लोग हैं, उनको हायर पोजीशन पे, उनको उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली पोजीशन जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दी जाती है, और वो भी नेपोटिज्म का, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये बिज़नेस चलता आ रहा है उन लोगों का शिकार हो जाते हैं, और उसके कारण वो एक अच्छी हायर लेवल तक पहुंच नहीं पाते हैं. तो नेपोटिज्म यहाँ पे रहता है. लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, कि
कि जो बिज़नेस है, फैमिली बिज़नेस है, उनके पास सक्सेशन प्लान नहीं होता। सक्सेशन मतलब उत्तराधिकारी से रिलेटेड कोई प्लान नहीं होता। और यही एक सक्सेशन प्लान एक ऐसा रीज़न होता है जिसके लिए पुअर लीडरशिप क्वालिटीज़ आती हैं, फैमिली के आपस में झगड़े होते हैं और फाइनेंशियल और लीगल ट्रबल्स भी कई कई बार देखने को मिलती हैं। तो ये एक चैलेंज रहता है फैमिली बिज़नेस में। द नेक्स्ट वन इज़ 2 सेकेंड्स। हाँ, नेक्स्ट है प्रॉब्लम ड्यू टू मिक्स्ड इंटरेस्ट, कि समटाइम्स जो है आपका, हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन फैमिली बिजनेस में बिजनेसमैन और कभी उनके पर्सनल इंटरेस्ट, फैमिली इंटरेस्ट और कॉर्पोरेट सेक्टर इंटरेस्ट जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं। और घर की जो समस्याएं हैं वो कभी ऑर्गेनाइजेशन में भी देखने को मिलती हैं। और इस तरह से जब फैमिली कन्फ्लिक्ट्स या कॉर्पोरेट बिजनेस में आके इस तरह की चीज़ें जब चलती हैं तो ये एक चैलेंज रहता है। पुअर परफॉर्मेंस, तो कई बार जो फैमिली बिज़नेस में कई लोग फैमिली के बहुत कम, जैसे मैंने आपको कहा एक भाई बहुत काम कर रहा है, एक भाई जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो इस कारण से भी आ जाता है कि मैं ज़्यादा काम करके क्या कमा रहा हूँ, और मैं अगर दूसरा भाई काम नहीं कर रहा है तो उसको वो क्या नहीं ले रहा है। तो इस तरह के कन्फ्लिक्ट जो है वो पुअर परफॉर्मेंस की तरफ जो है वो लेके चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट विथ सेंटिमेंट्स, की मैनेजमेंट की प्रॉब्लम जो रहती है वो सेंटिमेंट्स ने उनको इमोशनली दे आर वेरी मच कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजेशन, बट बिजनेस में इमोशंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते। वहाँ पे टैलेंट चाहिए, वहाँ पे ट्रेनिंग चाहिए, वहाँ प्रोग्राम चाहिए, वहाँ कोई पॉलिसीज़ चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो इस तरह की मैनेजमेंट को प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं। तो और हेड ऑफ़ द फैमिली जो है वो कई बार सक्सेशन प्लान बनाते हुए जो आपका जो उसका बड़ा बेटा है उसको सारा का सारा बिज़नेस जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। जो छोटे बेटे हैं या कोई भी है उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरह से बच्चों में भी वो प्रॉब्लम आती है कि अगर किसी इंसान को इफ़ ही इज़ नॉट टैलेंटेड, वो बड़ा भाई है, ही इज़ नॉट टैलेंटेड, ही इज़ नॉट मच एक्सपीरियंस देन द यंगर वन, और उसको जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट तक जस्ट बिकॉज ऑफ ही इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर उसको बिठा दिया जाता है। तो इस तरह से प्रॉब्लम जो है मैनेजमेंट की सेंटिमेंट्स के कारण जो है वो चली रहती है। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम ऑफ राइवलरी, कि एक दूसरे से कंपटीशन की भावना जो है बनी रहती है एक दूसरे के साथ। तो ये रहता है रोल ऑफ फीमेल मेंबर्स। कम समटाइम्स जो इंडियन बिजनेसेस हैं वो इसी अप्रोच के साथ चलते हैं कि जो अब तो टाइम थोड़ा चेंज हुआ है कि जो फीमेल मेंबर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करना है। तो ये इस तरह के इश्यूज जो हैं वो अराइज होते हैं। रिस्ट्रिक्टिव डिसीजन मेकिंग की, फैमिली मेंबर्स में जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसी एक को पकड़ा दी जाती है, और दूसरा जो है वो ही इज़ सपोज टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द हिज एल्डर ब्रदर और पेरेंट्स। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो अराइज होती हैं। तो ये थे आपके चैलेंजेस फेस्ड बाय बिजनेस मेंबर्स। नाउ फैमिली कन्फ्लिक्ट्स, मतलब कन्फ्लिक्ट्स फैमिली बिजनेस में बहुत से कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। कन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिली मेंबर्स इज़ कॉल्ड फैमिली कन्फ्लिक्ट्स। और कन्फ्लिक्ट्स किसी के बीच में भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकते हैं, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हो सकते हैं। इट कैन बी बिटवीन द ब्रदर्स, और इट कैन बी बिटवीन द फैमिली एंड नॉन फैमिली एम्प्लॉयज़। तो इस तरह से फैमिली बिजनेस में बहुत से कन्फ्लिक्ट रहते हैं। मतलब कन्फ्लिक्ट बिटवीन द फैमिली मेंबर्स रिलेटेड टू बिजनेस इज़ कॉल्ड फैमिली बिजनेस कन्फ्लिक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एक बार शायद एग्जाम में आया है, पे कंसंट्रेशन towards this question. So family conflicts mean, family business conflicts mean conflict between the family members is called family conflict, and that conflicts can be between the parents and children, that conflicts can be between the siblings, that conflict between the family and non-family members, etc. So फैमिली कन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिली मेंबर्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है वो दो तरह का होता है। जैसे जनरेशन कन्फ्लिक्ट। इंटर जनरेशन मतलब एक जनरेशन का दूसरे जनरेशन के साथ कन्फ्लिक्ट, मतलब पेरेंट्स का बच्चों के साथ या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। इस तरह के कन्फ्लिक्ट को हम इंटर जनरेशन, मतलब दो जनरेशन के बीच में कन्फ्लिक्ट को हम इंटर जनरेशन कन्फ्लिक्ट कहेंगे। तो लिखा है द फर्स्ट काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट कैन इमर्ज बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर एंसेस्टर्स,
मतलब जो माता पिता हैं उनका पूर्वजों के साथ है, एंड परहैप्स इवन ऑफन बिटवीन फादर एंड सन। और कई बार ये कन्फ्लिक्ट जो है बेटे और पुत्र और पिता के बीच में भी हो सकता है। इंटर जनरेशन मतलब जनरेशन, 2 जनरेशन्स के बीच में। जनरेशन समझते हैं, जनरेशन मतलब पीढ़ी। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आप हैं, तो एक जनरेशन है। आपके बच्चे हो जाएंगे तो वो भी एक जनरेशन है। तो जब इनके बीच में कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, इनके बीच में झगड़े हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं इंटर जनरेशन कन्फ्लिक्ट। सिबलिंग राइवलरी, सिबलिंग मतलब भाई भाइयों में। तो कन्फ्लिक्ट में अराइज बिटवीन सिबलिंग स्पेशली ड्यू टू अनइक्वल इमोशंस एंड मटेरियल ट्रीटमेंट। कि जब भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है तो उसको हम सिबलिंग राइवलरी कहते हैं। और ये बहुत कारणों से हो सकती हैं, जैसे अनइक्वल इमोशन की वजह से हो सकती है। जैसे आपने सुना होगा 2005 में एक बहुत चर्चित केस जो था वो रहा था अंबानी, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में एक बहुत लड़ाई हुई थी। उनको अपने रिलायंस ग्रुप के लिए कि जो अनिल अंबानी थे वो चाहते थे कि उनका बिज़नेस जो है अलग कर दिया जाए मुकेश अंबानी से। और उसका परिणाम ये है कि अगर आपने पिछले महीने की अखबार पढ़ी हो तो अनिल अंबानी की एक स्टेटमेंट आई है कि उनका बिज़नेस जो है वो घाटे में चल रहा है। तो और वो बहुत सी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी गाड़ी में नहीं घूमता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मतलब दीज टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर गिवन बाय अनिल अंबानी। तो लाइक उनके बीच में जो लड़ाई थी वो रिलायंस कॉरपोरेशन से रिलेटेड ही थी कि हमें अपना हिस्सा चाहिए। तो उनको 2 भाइयों के बीच में थी, मुकेश और अनिल अंबानी के बीच में, तो उसको हम सिबलिंग राइवलरी कहेंगे। इसी तरह कन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिली एंड नॉन फैमिली मेम्बर्स में भी आते हैं कि फैमिली जो परिवार के सदस्य हैं और पारिवारिक सदस्य नहीं है, उनके बीच में भी कई बार लड़ाई होती है। तो उनमें कौन से हो सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, सप्लायर्स हैं। जब इस तरह की लड़ाई होती है तो उसको हम नॉन फैमिली मेम्बर्स के बीच की लड़ाई कहते हैं। अब इन कन्फ्लिक्ट्स को दूर भी करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से दूर किया जा सकता है। जैसे रेजोल्यूशन किस तरह किया जा सकता है, जैसे जस्टिफिकेशन विद आउटसाइड टैलेंट, कि जो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से लोग रखे हुए हैं, इफ़ दे आर टैलेंटेड तो उनके साथ जस्टिफाइड होना चाहिए। उनकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आपको इस पोजीशन पे पहुंचा दिया जाएगा। तभी आप एक अच्छे टैलेंट को, एक अच्छे लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आकर्षित कर सकते हो। अदरवाइज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे एम्प्लॉयज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रहती है। प्रॉपर कम्युनिकेशन, जो आपस में अगर कन्फ्लिक्ट मेम्बर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए और टाइम टू टाइम होनी चाहिए, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स की गुंजाइश जो है वो बहुत कम हो सके। द नेक्स्ट वन इज़ पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। जो अगर आप आउटसाइडर रखते हैं तो उनका जब कोई निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय में पार्टिसिपेशन, सहभागिता होनी चाहिए कि वो भी उस डिसीजन में शामिल हो सकें। नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो ये तो पता ही है कि जेंडर के बेस पे, कि फ़ीमेल और मेल बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म जो है वो चलाया जाना चाहिए। अब कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म क्या है, कि किस तरह से आप कन्फ्लिक्ट्स फैमिली में अराइज़ हुए हैं तो उसको किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप एक फैमिली काउंसिल जो है वो बना सकते हैं, जहाँ पे टाइम टू टाइम जो है मीटिंग्स की जाएँ, टाइम टू टाइम जो है डिस्कशंस की जाएँ, और टाइम टू टाइम जो है लोग अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे डिस्कस कर सकें। ताकि डिस्कस करने के बाद रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए, और ताकि वो अपने दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स फ्रीली। और उस तरह से फैमिली काउंसिल जो है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको क्लैरिफाई कर सकें। इसी तरह फैमिली कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो तैयार किया जा सकता है, कि परिवार का जो आपको पता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन इन अ पेपर। तो इन द सेम वे फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जा सकता है, जहाँ पे अलग अलग रूल्स लिखे हों, अलग अलग रेगुलेशंस लिखे हों। तो इसी तरह से डिसिप्लिन क्रिएट किया जा सकता है। इसके साथ साथ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी जो है वो तैयार की जा सकती है। तो उसमें फैमिली मेंबर्स ना होके आउटसाइडर्स को चांस दिया जा सकता है। एंड आउटसाइडर इज सपोज टू हेयर द बोथ द पार्टीज़, कि जो आउटसाइडर है वो दोनों ही पार्टीज़ को सुनेंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे, किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे। तो उस तरह से इन कन्फ्लिक्ट्स को दूर किया जा सकता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू कन्फ्लिक्ट्स। उस कन्फ्लिक्ट्स में आ सकता है ये कन्फ्लिक्ट क्या होता है,
और कन्फ्लिक्ट किस तरह का हो सकता है और उस कन्फ्लिक्ट को किस तरह दूर किया जा सकता है, और एक मैकेनिज़्म क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया कि फैमिली काउंसिल हो सकती है, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन को आप बना सकते हैं। इसी तरह आप कुछ फैमिली कमेटीज़ बना सकते हैं, फैमिली कमेटी आप कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी बना सकते हैं। और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी में आप क्या करेंगे कि आपका जो कमेटी है वो एक आउटसाइडर को भर्ती करेगा, मतलब रखेगा जो, और वो पर्सन जो होगा वो दोनों ही पक्षों को सुनेगा, उसके बाद उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा, उस कन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन निकालेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम अहेड। थैंक यू वेरी मच।